प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन 2023 का किया उद्घाटन। कहा, किसी भी देश के निर्माण में वहां के कानून बिरादरी की होती है अहम भूमिका। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ के सभी जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ वर्चुअली बैठक की। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लिया फीडबैक। गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत होने के बावजूद महिला आरक्षण बिल नहीं किया लागू। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार करेंगे साझा। यह मासिक रेडियो प्रोग्राम की 105वीं कड़ी होगी। नमस्कार, मैं चंदन शर्मा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन 2023 का शुभारंभ किया। सम्मेलन में देश के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और ब्रिटेन के कानून मंत्री भी शामिल हुए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित इस सम्मेलन का विषय न्याय प्रदान प्रणाली में उभरती चुनौतियां है। विभिन्न कानूनी विषयों पर सार्थक संवाद के उद्देश्य से हो रहे इस सम्मेलन में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहल के मुद्दों पर विचार किया जा रहा है। कानूनी विषयों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समझ को मजबूत करने के लिए इस पहल को अहम माना जा रहा है। सम्मेलन में संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने आज़ादी की लड़ाई में वकीलों के योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि आज भारत के प्रति विश्व का जो भरोसा बढ़ रहा है, उसमें भारत की न्याय व्यवस्था की बड़ी भूमिका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार आम आदमी तक उसकी भाषा में कानून पहुंचाने का प्रयास कर रही है। पीएम मोदी ने अदालती फैसलों का मुख्य अंश भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराए जाने को सराहते हुए उच्च न्यायालय की तारीफ की। हमारे पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, हमारे संविधान के मुख्य शिल्पी बाबा साहब आम्बेडकर, देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, आजादी के समय देश को दिशा देने वाले लोकमान्य तिलक हो, वीर सावरकर हो, ऐसे अनेक महान व्यक्तित्व भी वकील ही थे। यानी लीगल प्रोफेशनल्स के अनुभव के ने आजाद भारत की नींव को मजबूत करने का काम किया। कानून किस भाषा में लिखे जा रहे हैं, अदालती कार्रवाई की भाषा में हो रही है, ये बात न्याय सुनिश्चित कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। पहले किसी भी लॉ के ड्राफ्टिंग बहुत कॉम्प्लेक्स होती थी। सरकार के तौर पर अब हम भारत में नए कानून, जैसा मैंने आपको कहा, 2 प्रकार से और जितना ज्यादा हम सरल बना सके और हो सके उतना भारतीय भाषाओं में उपलब्ध करा सके, उस दिशा में हम बहुत सिंसियरली प्रयास कर रहे हैं। देश के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने न्यायिक सुधार के लिए वैश्विक सहयोग पर बल दिया। उन्होंने पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ई-कोर्ट परियोजना चरण 3 को मंजूरी दिए जाने की सराहना की। Just last week, a meeting of the Union Cabinet chaired by the Honorable Prime Minister approved phase 3 of the e-courts project with a financial outlay of over 7,000 crore rupees. The e-courts program, being implemented collectively by the E-Committee, Supreme Court of India and the Union Ministry of Law and Justice, is a perfect example of institutions collaborating to make justice more accessible, affordable and transparent. मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली दौरे से लौटने के बाद आज चंडीगढ़ के सभी जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ वर्चुअली बैठक की। इस दौरान सीएम ने राज्य सरकार की योजनाओं की विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रदेश सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है।
अधिकारी सुनिश्चित करें कि सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र नागरिकों तक पहुंच रहा है या नहीं। बैठक में सीएम ने कहा कि जनसंवाद एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है। इसके लिए सभी प्रशासनिक अधिकारी जनमानस की शिकायतों व मांगों पर गंभीरता से कार्य करें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जनसंवाद के दौरान आई शिकायतों का वे स्वयं फीडबैक ले रहे हैं, इसलिए शिकायतकर्ताओं के समाधान गलत तरीके से ना करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता को लाभ देने के लिए यदि नीतियों में बदलाव करना हो, न्यायालय की में पैरवी करनी हो या कानून में कोई भी संशोधन करना हो तो सरकार उसके लिए भी तैयार है। सरकार का एकमात्र उद्देश्य जनहित के लिए व जनता के सुख के लिए काम करना है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा महिला आरक्षण में ओबीसी को कोटा नहीं दिए जाने के बयान पर गृह मंत्री अनिल विज ने पलटवार किया है। कल अंबाला में एक प्रेस वार्ता में अनिल विज ने कहा कि करीब 60 वर्षों तक कांग्रेस का शासन रहा और इस दौरान उनके पास पूर्ण बहुमत भी रहा। राजीव गांधी के कार्यकाल में कांग्रेस के पास 407 सांसद थे और तब यह संविधान में संशोधन कर महिला आरक्षण विधेयक में ओबीसी आरक्षण व अन्य प्रावधान भी कर सकते थे, लेकिन कांग्रेस की यह सब करने की मंशा नहीं थी। संसद के विशेष सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में नारी शक्ति वंदन विधेयक पारित हुआ, जिसमें सभी दलों ने सहयोग किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा किसी अन्य पार्टी ने यह हिम्मत नहीं की और वे इस विधेयक को लेकर आए। राजीव गांधी जी के समय में 404 सांसद थे, कोई भी अमेंडमेंट कर सकते थे, कुछ भी ला सकते थे, लेकिन इन्होंने किया नहीं, क्योंकि ये कभी चाहते ही नहीं थे। अगर चाहते होते तो लेकर आते, फिर उसमें ओबीसी भी कर देते, बाकी भी जो रिजर्वेशन करनी है वो भी कर देते, लेकिन इन्होंने कभी चाहा नहीं। और जिस प्रकार से इस बार ये लोकसभा और राज्यसभा से लगभग बहुमत से ये पारित हुआ है, सर्वसम्मति से पारित हुआ है, उससे लगता है कि सभी पार्टियां इसके लिए तैयार तो थी, पर कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था इस बिल को लाने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिम्मत की है, वो इस बिल को लेकर आए और ये बिल आज पास हो गया और जल्दी ये कानून बन गया। गृह मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी कभी कुली, कभी ट्रक ड्राइवर तो कभी किसान बनने का नाटक करते हैं, जबकि हकीकत पूरी तरह से इसके उलट है। किसी रामलीला के कलाकार हैं, जिस रामलीला कमेटियों के पास कलाकारों की शॉर्टेज होती है, कम होते हैं, एक एक अदाकार को कई कई रोल करने पड़ते हैं। कभी वो राम की सेना में बन के आ जाते हैं, कभी रावण की सेना में बन के आ जाते हैं। उसी प्रकार से ये कभी तो सब्जी लगाने लग जाते हैं, कभी ट्रैक्टर चलाते हैं, कभी ट्रक चलाते हैं और कभी ये खेतों में सब्जी बोने के लिए चले जाते हैं। इसके अलावा भी कई इनके काम हैं, वो जब समय आएगा बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 105वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही ये आकाशवाणी वेबसाइट, न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद ये कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया। यह आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम राजा तालाब क्षेत्र में 3 एकड़ में बनाया जाएगा। इसकी लागत 450 करोड़ रुपए से अधिक होगी। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मशहूर भारतीय पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान पीएम ने अपने संबोधन में एशियाई खेलों में भाग ले रहे सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी।
एशियन गेम्स में हिस्सा लेने गए सभी भारतीय खिलाड़ियों को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। पीएम ने वाराणसी में 3 अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होकर करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली विकास कई परियोजनाओं की शुरुआत की। इसके बाद प्रधानमंत्री का नारी शक्ति वंदन अभिनंदन कार्यक्रम में हजारों महिलाओं ने महिला आरक्षण विधेयक लाए जाने पर जोरदार स्वागत किया और उन्हें धन्यवाद दिया। साथ ही प्रधानमंत्री ने समूचे उत्तर प्रदेश में बने 16 अटल आवासीय विद्यालयों का भी उद्घाटन किया। कोविड काल के दौरान अनाथ हुए बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए ये विद्यालय शुरू किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में G20 का सफल आयोजन सुनिश्चित करने वाले लोगों के साथ संवाद किया। इसमें विशेषकर वे लोग शामिल रहे जिन्होंने शिखर सम्मेलन के सुचारू संचालन में अहम भूमिका निभाई। इसमें विभिन्न मंत्रालयों के सफाई कर्मी, ड्राइवर, वेटर व अन्य कर्मचारी शामिल हैं। इस संवाद में विभिन्न मंत्रालयों के मंत्री और विभिन्न विभागों के अधिकारीगण भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि G20 सम्मेलन की सफलता मेहनती अधिकारियों के अथक प्रयासों से संभव हो सकी। उन्होंने कार्यक्रम को मजदूर एकता को समर्पित करते हुए उन्हें टीम वर्क की भी सराहना की। आज भारत एक सामर्थ्य के साथ खड़ा है। संकट की हर घड़ी में वो दुनिया में पहुंचता है। एक तरफ G20 चल रहा था और दूसरी तरफ जॉर्डन मदद के लिए पहुंचने के लिए तैयारियां चल रही थी। ये सामर्थ्य है हमारा। जिस पल हम किसी और के सामर्थ्य को जानते हैं, उसके एफर्ट्स को जानते हैं, तब हमें ईर्ष्या भाव नहीं होता है। हमें अपने भीतर झोंकने का अवसर मिलता है। अच्छा, मैं तो कल तक सोचता था यार मैंने ही सब कुछ किया, लेकिन आज पता चला कि इतने लोगों ने किया है और हम सब तो मजदूर हैं। और आज कार्यक्रम भी तो मजदूर एकता जिंदाबाद का है। मैं थोड़ा बड़ा मजदूर हूं, आप छोटे मजदूर हैं, लेकिन हम सब मजदूर हैं। प्रदेश भर में आज हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी राजा राव तुलसीराम की याद में यह दिवस मनाया जाता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने राजा राव तुलसीराम को नमन करते हुए कहा कि हरियाणा के दक्षिण पश्चिम इलाके से ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकने में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। साथ ही उन्होंने उन सभी योद्धाओं को नमन किया जिन्होंने भारत माता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उधर हिसार में हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में कारगिल युद्ध में भाग लेने वाले वीर सैनिकों, जिला प्रशासन और स्थानीय लोगों ने देश के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान कारगिल युद्ध के नायकों ने अपने अनुभव भी साझा किए। कारगिल युद्ध के अंदर हमारे जवानों ने वो बहादुरी दिखाई जो पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए, पाकिस्तान का मुंह मोड़ दिया। जो पाकिस्तान ने धोखे से हमारे पोस्टों के नज़दीक है उन्होंने कैंप लगा दिया था और वो बर्फीला इलाका जहाँ -45 डिग्री था, वहाँ पर हमारी सेना के बहादुर जवानों ने, हमारे वीरों ने अपनी जान कुर्बान करके उन पाकिस्तानी दुश्मनों को खदेड़ा और उनको मार गिराया। हमारे को ऑपरेशन मिला था कि जो दुश्मन की गन पोजीशन है, जो आरटी की गनें थी, जो आर्टिलरी थी, वो हमारे सैनिकों को जो हमला करने के लिए ऊपर चढ़ रहे थे उनके ऊपर भारी वर्षा में गोलाबारी करके उनको काफ़ी नुकसान पहुंचा रहे थे। इसलिए हमारे को एक टास्क मिला था कि आप उनको काट के अलग थलग कर दें, उनका जो रसद है उसको बंद करें। टोलोलिंग और टाइगर हिल दोनों पहाड़ी हमारी यूनिट ने जीती है और उसमें हमारे काफ़ी बंदे शहीद हुए हैं और उनके शहीदों के उपलक्ष्य में शहीदी दिवस पर आज मैं यहाँ पर आया हूँ। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कल रोहतक जिले के कारोर गांव में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के 3 करोड़ रुपए से अधिक की राशि से नवनिर्मित 3 मंजिला भवन का उद्घाटन किया। आधुनिक सुविधाओं से युक्त इस नए भवन के 3 तलों पर 22 कक्ष बनाए गए हैं। इसमें डिजिटल कक्षा बोर्ड भी लगाए गए हैं। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा राजकीय विद्यालयों में निजी विद्यालयों से ज़्यादा बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। नागरिक निजी विद्यालयों के मोह को त्याग कर
राजकीय विद्यालयों में अपने बच्चों को पढ़ाएं। सरकार द्वारा मॉडल संस्कृति स्कूल और पीएम श्री स्कूल भी बनाए गए हैं। इसके बाद उन्होंने जिला लोक संपर्क व परिवेदना समिति की बैठक में लोगों की शिकायतें सुनी। बाद में प्रेस वार्ता में दुष्यंत चौटाला ने महिला आरक्षण विधेयक के लोकसभा व राज्यसभा में पास होने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने व उनकी हिस्सेदारी बढ़ाने पर सभी सांसद बधाई के पात्र हैं। हालांकि अभी राज्यों की विधानसभाओं में इस बिल को पास करना पड़ेगा। इसके लिए विधानसभा सत्र बुलाए जाएंगे, उसके बाद इम्प्लीमेंट होगा। मगर फाइनली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होना और सर्वसम्मति से दोनों हाउसेज का पास करना, ये अपने आप में बहुत अच्छी पहल है और मैं बधाई देता हूँ सभी सांसदों को। 800 कुछ सांसद हैं जिनने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, हिस्सेदारी उनकी बढ़ाने के लिए इस बिल को पार्लियामेंट में पास किया। और मुझे लगता है कि इसको आगे रेस्पेक्टिव सारी विधानसभाएं भी 50% मिनिमम कोरम चाहिए, विधानसभाओं का भी, स्टेट्स का भी। मैं मानता हूं कि जल्द से जल्द पूरे देश की सभी विधानसभाएं सर्वसम्मति से इसको पास करें। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 25 सितंबर को राजस्थान के सीकर में होने वाली रैली की सभी तैयारियां पूरी हैं। सीकर चौधरी देवीलाल की कर्म भूमि रही है। इसके अलावा दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 1 अक्टूबर से प्रदेश की मंडियों में फसल खरीद की पूरी तैयारी है। किसानों को 2-3 घंटे से ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और 1 तारीख की प्रोक्योरमेंट में हमारी तैयारी पूरी है। 13,000 करोड़ का हमने सीसीएल लिमिट ले लिया है। और मैं ये मानता हूँ कि हम किसी भी फार्मर को 2 से 3 घंटे ज़्यादा मंडी में इंतज़ार नहीं करने देंगे। उसका जीरी भी खरीदेंगे, 2.5 लाख मेट्रिक टन उसका बाजरा भी एमएसपी पर खरीदेंगे और फिर बचा हुआ बैलेंस जो है वो भावांतर भरपाई योजना के तहत उसकी आर्थिक पहले की तरह मदद करके उसको ये फोर्स नहीं करेंगे कि अंडर वैल्यू वो अपनी क्रॉप बेचे, बल्कि अश्योर्ड उसके खाते में पहले एडवांस में पैसा भेजेंगे। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत फरीदाबाद में नेहरू युवा केंद्र द्वारा हीरापुर गांव में आयोजित कार्यक्रम में युवाओं ने शहीद पंडित जय भगवान शर्मा की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर शहीदों की कुर्बानियों को याद किया। नेहरू युवा केंद्र संगठन के सदस्य हिमांशु भारद्वाज ने बताया कि प्रदेश भर में पिछले 2 माह से मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत संगठन द्वारा गाँव में जाकर शहीदों की याद में 75 पौधे लगाए गए और शहीदों के गांव की मिट्टी इकट्ठा की गई, जिससे दिल्ली में कर्तव्य पथ पर शहीदों की याद में अमृत वाटिका का निर्माण होगा। शहीदों के गांव से एकत्रित की गई मिट्टी को एक बड़े कार्यक्रम के आयोजन के बाद दिल्ली भेजा जाएगा। ग्राम पंचायतों के अंदर शहीदों के नाम से 75 पौधे लगाने का जो काम किया, वहीं अब नेहरू युवा केंद्र संगठन जो है लगातार इस पूरे कार्यक्रम में अपना पूरा सहयोग दिए है। और अब नेहरू युवा केंद्र के युवाओं के द्वारा यूथ क्लबों के माध्यम से हम गांव-गांव में जाकर अब जो उस गांव की माटी है, हमारे जो शहीद हैं उन गांवों के अंदर, उनके परिवार से, उनके सहयोगियों से हम उस माटी को एकत्र करने का काम कर रहे हैं। और जिला प्रशासन और सरकारों के माध्यम से दिल्ली में जहां हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच के अनुसार अमृत वाटिका बनाई जानी है, जहां पर प्रत्येक गाँव की मिट्टी से एक अमृत वाटिका को जन्म दिया जाएगा, उसके लिए आज हमने हीरापुर ग्राम पंचायत से इस मिट्टी को एकत्र किया है। और निश्चित ही मैं मानता हूं कि पूरे फरीदाबाद में जितने भी नेहरू युवा केंद्र के युवा हैं, उनके माध्यम से एक बड़ा, जब ये यहाँ से मिट्टियों को भेजा जाएगा दिल्ली, तो एक बड़ा कार्यक्रम करके भेजा जाएगा। वहीं कार्यक्रम में शामिल युवाओं में भारी उत्साह देखने को मिला। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा देश के शहीदों को याद करने के लिए चलाया गया मेरी माटी मेरा देश अभियान एक सराहनीय पहल है, जिसमें शामिल होकर युवाओं में देशभक्ति का जज्बा पैदा होगा। सरकार है वो इस चीज़ में बहुत हमारी भागीदारी निभा रही है और हमारे देश के लिए ऐसे हमारे जो फौजी भाई हैं उनके सम्मानित के लिए ऐसे प्रोग्राम करती रही है। और मैं यही चाहूँगा कि वो आगे ऐसे करते रहें, क्योंकि उनको सम्मान जो मिलता है उनसे हमारे देश के युवा और भी आगे प्रेरित होते हैं और अपनी भागीदारी के लिए ऐसे हमारे देश की सेना के लिए अपनी जवानी न्यौछावर करते हैं। तो मैं इसके लिए यही चाहूँगा कि जो हमारा प्रोग्राम है मेरा माटी मेरा देश, ये हमने 9 अगस्त से हमने चालू किया था अपने गांव हीरापुर में ही, और हमने 75 पौधे रोपण किए थे। आज हम
इसको यहीं पे समापन कर रहे हैं। जो नेहरू युवा केंद्र है उसको हमने अपने गांव की मिट्टी समर्पित की है, जो मिट्टी दिल्ली राजपथ पे पहुंचेगी वहां पर इसको भेजा जाएगा। हिमांशु हमारे पास आए हैं और कहीं ना कहीं जो हमारे गांव के युवा हैं उनका शहीदों के प्रति एक अलग ही रुझान और सम्मान यहाँ पर हमारे युवाओं को देखने को मिला है। तमाम युवा लोग यहाँ पर हमारे साथी मौजूद है और आज हमने मेरा देश मेरी माटी के तहत एक कार्यक्रम किया है जिसमें जो तमाम युवा है उन्होंने पार्टिसिपेट किया और शहीदों को यहाँ हमने भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत कैथल जिला रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में एसडीएम कपिल कुमार ने रक्तदाताओं को बैज लगाकर व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर एसडीएम ने प्रेस वार्ता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले सेवा पखवाड़े में देश भर में जन कल्याण के अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रक्तदान सबसे बड़ा दान है। रक्तदान से ज़रूरतमंद को समय पर रक्त देकर उनका मूल्यवान जीवन को बचाया जा सकता है। स्वस्थ व्यक्ति के रक्तदान करने से शरीर में कोई भी कमजोरी नहीं आती। उसी संदर्भ में सेवा पखवाड़ा 17 से 2 अक्टूबर तक जो है वो मनाया जाएगा और इसमें जो भी सोशल कॉज हैं हमारे, ब्लड डोनेशन भी उनमें से एक है, हमारा ड्रग डी एडिक्शन का जो काम है वो भी एक सोशल कॉज है हमारे लिए। इसी तरह से एनवायरनमेंट को जो है स्वच्छ बनाना है हमें, वो भी एक चुनौती है। पेड़ पौधे जो है हमें प्लांटेशन जो है उसकी तरफ बढ़ना है। तो ये सारे के सारे ऐसे इश्यूज हैं जिन पे इस सेवा पखवाड़े के अंदर कार्य जिला प्रशासन की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से किए जा रहे हैं। खुशी से, बड़े हर्ष से हमारे जो युवा हैं और इस संस्थान के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं या जो काम करने वाले लोग हैं, बड़े हर्ष के साथ इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं उन सबको अपनी तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से इसके लिए बधाई देता हूं। ब्लड डोनेशन करने वाले लोगों ने कहा कि हमें रक्तदान करके बड़ी खुशी और गर्व हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पर मनाए जा रहे सेवा पखवाड़ा के तहत उन्हें रक्तदान करना गर्व की बात है। सबको स्वेच्छा से रक्तदान करने के लिए आगे आना चाहिए। की जान बच सकती है। सारे युवा वर्ग से मैं अनुरोध करूंगा वो आगे आए और बढ़ चढ़ के दान करें, इससे किसी की हम हेल्प कर सकते हैं। और जो प्रधानमंत्री के जन्म के पखवाड़े पे ये सारा आयोजन हो रहा है, ये बहुत ही अच्छा है और आगे होना चाहिए और इसमें हम आगे बढ़ चढ़ कर आएंगे। मैंने आज अपना ब्लड डोनेट किया है तो ये ब्लड कहीं ना किसी गरीब व्यक्ति के काम आएगा और हो सकता है कोई इतनी मेडिकल इमरजेंसी हो, जो ब्लड उसको मिलेगा तो उससे एक जीवन उसका नया स्टार्ट होगा। तो ये मैं बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ कि मैंने मेरा जो ब्लड है वो किसी के काम आएगा। पहली बार अपनी लाइफ में ब्लड डोनेट किया है एंड आई एम रियली हैप्पी। गौरतलब है कि सेवा पखवाड़ा के तहत पौधारोपण, नशा मुक्ति सेमिनार, स्वास्थ्य जांच शिविर जैसे अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश की अनाज मंडियों में आज से हैफेड के माध्यम से बाजरे की खरीद शुरू हो गई है। अब की बार 2250 रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य व भावांतर भरपाई के तहत 300 रुपये के बोनस सहित कुल 2500 रुपये प्रति क्विंटल पर बाजरे की खरीद की जा रही है। भवानी अनाज मंडी के सुपरवाइजर योगेश शर्मा ने बताया कि जिले में पहले दिन करीब 700 क्विंटल बाजरा पहुंचा है, जिसे नमी चेक करके खरीद एजेंसियों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। जिन किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाया है, उनका बाजरे की खरीद की जा रही है। उन्होंने बताया कि मंडी में किसानों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सभी उचित प्रबंध किए गए हैं। बाजरे को बारिश से बचाने के लिए भी व्यवस्था की गई है। हो चुकी है 700 क्विंटल लगभग बाजरा आज आया हुआ है। 36 जमींदार बाजरा लेके अभी तक आ चुके हैं। थोड़ा गेट पास हमारा अभी आज लेट से हुआ था, 11 बजे के लगभग, तो 36 फार्मर्स आ चुके हैं बाजरा लेकर के। जो भी फार्मर आ रहे हैं गेट पास काट रहे हैं और रैपिड वाले अभी आए हुए हैं, जो जिसकी परचेज आज वो रैपिड वाले हम आज से परचेज शुरू कर देंगे। पूरी व्यवस्था है, शेड है, 4 कवर शेड बना रखे हैं, कोई कमी नहीं है, साफ सफाई अच्छी है, पानी की व्यवस्था कर रखी है, लाइट है, जनरेटर है, कोई दिक्कत नहीं। जमींदार को कोई भी असुविधा नहीं होने दी जाएगी। जिस जमींदार ने रजिस्ट्रेशन मेरी फसल मेरा ब्यौरा के ऊपर रजिस्टर्ड करवा रखा है, उस जमींदार का बाजरा सरकारी भाव पर खरीदा जाएगा
2200 प्लस 300, 2200 रुपये अकाउंट में डालेंगे, 300 रुपये सरकार भावांतर भरपाई योजना में डालेंगे, तो जमींदार को 2500 रुपये क्विंटल का मिलेगा। कि जिस जमींदार ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा को रजिस्टर्ड नहीं करवाया उसका बाजरा बिकेगा, उसका बाजरा जो प्राइवेट है, जैसे जो भी भाव होगा सर प्राइवेट बाजरे का, उस भाव से बिकेगा, मंडी में बोली रखें। किसानों ने बताया कि 2500 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से उनके बाजरे की सरकारी खरीद की जा रही है। अब की बार कम बरसात के कारण उत्पादन में कमी आई है। हालांकि राज्य सरकार द्वारा बाजरे का अच्छा भाव दिया जा रहा है। सरकार ने खरीद शुरू कर दी है। 2200 रुपया भाव है, 300 रुपया बोनस है, बहुत अच्छी बात है। कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। किसानों के लिए फायदा किया, लेकिन थोड़ा 15 दिन पहले करना था ये फायदा। बोली लेट शुरू, हाँ बोली लेट शुरू करें। समय पर बोली हो जाती तो किसानों को बहुत फायदा होता। बाजरा ले गया 2 एकड़ जमीन का बाजरा है। अच्छा, बारिश की वजह से थोड़ा कम पैदावार मिली जी। भाव की बात की जाए बहुत अच्छी है ये, मैं लेट हुई थोड़ी। किसान लगभग बेच चुके 80%। मेरी किसान से अनुरोध है पहले खरीद होती है, एक महीने किसानों को बहुत पैसा मिलता। 2200 रुपये प्लस 300 रुपये बोनस। 2200 रुपये में सरकार देगी, 300 रुपये बोनस डालेगी। विविध रूप से इसका कार्यभार शुरू हो गया है। आप फोटो में देखना चाहते बाजरे की ढेरी है, अधिकारी आए हुए हैं, परचेजर आए हुए हैं। भिवानी, चरखी दादरी, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, गुड़गांव, हिसार सहित कई जिलों में बाजरा मुख्य खरीफ की फसल है। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ खिलाड़ियों को हाउजोंग में हो रहे एशियाई खेलों के लिए आधिकारिक मान्यता नहीं देने को लेकर चीन के सामने कड़ा विरोध दर्ज करवाते हुए कहा कि ये कृत्य खेल की भावना और उसके आचरण को नियंत्रित करने वाले नियमों का उल्लंघन करता है, साथ ही साथ खेल भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीनी कार्रवाई के खिलाफ हमारे विरोध के तौर पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एशियाई खेलों के लिए अपनी चीन की निर्धारित यात्रा रद्द कर दी है। पूर्व खेल मंत्री किरण रिजिजू ने भी इस मामले पर चीन की इन हरकतों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश कोई विवादित क्षेत्र नहीं है, बल्कि भारत का अभिन्न अंग है। लीगल है, अनएथिकल है। ओलंपिक चार्टर के अंदर किसी खिलाड़ी को किसी राजनीतिक कारण से आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं उसके साथ, और खेलने से मना नहीं कर सकते हैं। अरुणाचल के जितने भी खिलाड़ी थे सब अरुणाचल स्टेट से हैं, मगर इंडिया के लिए, भारत देश के लिए खेलने जाने वाले थे। उनका वीज़ा रोकना ये बहुत ही नाइंसाफ़ी कदम है, और चाइना का जो कदम है उसको हम तो विरोध करते हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को भी विरोध करना चाहिए। वहीं ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के कार्यवाहक अध्यक्ष रणधीर सिंह ने भी कहा कि इस मुद्दे को वर्किंग ग्रुप की बैठक में उठाया गया है। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कल चंडीगढ़ में हरियाणा लार्ज स्केल मैपिंग व स्वामित्व की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सभी जिलों के उपायुक्त ऑनलाइन जुड़े। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में ड्रोन आधारित कार्य 40,372 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में पूरा कर लिया गया है और लगभग 4,000 स्क्वायर किलोमीटर का कार्य दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। करनाल, सोनीपत, कैथल, जींद, पानीपत तथा पंचकूला में ड्रोन मैपिंग का कार्य पूरा किया जा चुका है। मुरब्बा स्टोन का कार्य हिसार, भिवानी, रोहतक, कुरुक्षेत्र में जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने मुरब्बा स्टोन को नक्शे में दर्शाने के निर्देश दिए ताकि कई क्षेत्रों में मुरब्बा स्टोन डैमेज होने पर दोबारा से लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि हर जिले में डिजिटल मसावी का नक्शा उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके लिए वर्तमान जमाबंदी का डेटा उपलब्ध होना अनिवार्य है। सरकार द्वारा कर्मचारियों की कार्यक्षमता में सुधार के लिए उन्हें प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम बनाया जा रहा है। मुख्य सचिव ने कहा कि पंचायत विभाग स्वामित्व योजना के तहत लाल डोरा से भारी क्षेत्र का राजस्व रिकॉर्ड लेकर प्रॉपर्टी कार्ड वितरित करवाने का कार्य करें। इसके अलावा मुख्य सचिव संजीव कौशल ने चंडीगढ़ में ही सिविल सचिवालय के अपर सचिवों, उप सचिवों और संयुक्त सचिवों के लिए आयोजित 1 दिवसीय प्रशिक्षण एवं फीडबैक सत्र का उद्घाटन किया। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार मिशन कर्मयोगी हरियाणा को लागू कर रही है, जिसके तहत 3 लाख से अधिक सरकारी अधिकारियों को नैतिक व उत्तरदायी शासन प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। यह सत्र वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाएगा।
यह राज्य के शासन परिचय में क्रांतिकारी बदलाव लाने की एक अग्रणी पहल है। उन्होंने सचिवालय की संस्थागत समिति के रूप में अपर सचिवों, उप सचिवों और संयुक्त सचिवों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनका स्थायी योगदान प्रशासन के लिए एक अमूल्य संपत्ति है। उन्होंने कहा कि एक IAS अधिकारी सिविल सचिवालय में केवल सीमित कार्यकाल के लिए ही काम करते हैं, जबकि सचिवालय अधिकारी लंबे समय तक अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं। उन्होंने कहा कि IAS अधिकारी सचिवालय अधिकारियों से बातचीत कर सरकार के बुनियादी कार्यों के बारे में अनुभव प्राप्त करते हैं। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।